Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. आज का अध्याय 7 कक्षा 6 राज्य से साम्राज्य। रोशन के रुपए। जन्मदिन थी रोशन की और इस जन्मदिन के अवसर पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिला। उसने अपने हाथ में उसे दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने की इच्छा थी, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना, छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र बने हुए हैं। तो उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, और उसके मन में अब ये सवाल बन गया। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक बड़ा लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे अशोक के निर्देश पर इसके। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रुपये पर बने शेर के चित्रों के। वो कहाँ से आए, या फिर अशोक की बात कर रहे हैं, जो कि अशोक जो हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये एक राजा थे। इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। और इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा था, यह समझने की कोशिश करें कि इनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में जो स्थापना करने वाले थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और उनके प्रधानमंत्री का नाम था, ये जो चाणक्य लिखा है, कौटिल्य थे। ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिनका नाम अर्थशास्त्र है, और चाणक्य ने इसमें अपने कई विचार दिए हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में के लिए आने जाने का मार्ग था। फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम वंश की। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। फ्रेंड्स, वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जो कि हम बात कर रहे थे मौर्य वंश की। तो चंद्रगुप्ता, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोका। तो फ्रेंड्स, जब भी पिता का बेटा फिर राजा बनता है, फिर उसी का बेटा राजा बनता है, तो इस तरीके से ये वंशानुगत हो जाता है। और ठीक उसी तरह मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया, और उनका बेटा फिर उनका बेटा लगातार राजा बनते रहें। अब फ्रेंड्स, बात हम करते हैं कि ये जो मार्ग की बात हो रही है, और दूसरी तरफ उज्जैन, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था ये तक्षशिला की, जो कि एक व्यापारिक केंद्र था उस समय। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार वहाँ रहते होंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। तो फ्रेंड्स, साम्राज्य काफ़ी इसका क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। फ्रेंड्स, और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ, वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ऐसा हम देख सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ रहते थे, वहाँ पर फल फूल का संग्रह, यानी कि ये लोग भी संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का खाना भी खाते हो, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते हो। तो फ्रेंड्स, ये अनुमानित है
कि ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे। कौन सी भाषा बोलते थे इसका वर्णन अ, तो है नहीं फ्रेंड्स, लेकिन ये चीज़ें मानी जा सकती हैं कि अलग अलग प्रकार के भोजन भी जैसे कि मिलते होंगे, अलग अलग किस्म के कपड़े जो आजकल चल रहे हैं वैसे कपड़े फ्रेंड्स ये लोग नहीं पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं तो फ्रेंड्स ये मानचित्र आप देख सकते हैं जहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो फ्रेंड्स लाल रंग से वर्णित है, जैसा कि लंपक है, कंधार है, मनसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, कलसी है, टोपरा है, मेरठ है, बहापुर है, लुम्बिनी है, यमपुरवा है, लौरिया अर्राज है, सारनाथ है, कौशाम्बी है, गुज्जर है, इलाहाबाद का रूपनाथ, सांची, परगुरिया, गिर्रार गिरनार, सोपार, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरगुड़ी, कलिंगा, धौली, जौगड़। ये फ्रेंड्स वो जगहें हैं जहाँ पर मौर्य साम्राज्य के शिलालेख पाए गए हैं। आप अलग अलग देशों में के नाम भी ढूंढे फ्रेंड्स जहाँ पर ये शिलालेख प्रायः मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स और बात करेंगे, इस सवाल पर दोबारा आएंगे कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए साम्राज्य को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स बात साफ साफ है कि साम्राज्य जो होते थे राज्य से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। और उसके अलावा फ्रेंड्स ये बड़ी संख्या में इन्हें इसके लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि राजा के पास साम्राज्य बड़ा है तो उनके पास कर्मचारी भी ज़्यादा काम करेंगे जो कि कर वसूलने का काम करेंगे। और ये जो राजा होंगे या फिर राजा के जो दरबारी होंगे इनकी भी संख्या फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्हें अलग अलग क्षेत्रों को रूल करने के लिए यानी कि वहाँ पे शासित करने के लिए नियुक्त भी किया जाता होगा फ्रेंड्स। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये लोग कहीं कहीं डायरेक्ट रूल करते थे यानी कि सीधा सीधा अपना नियंत्रण स्थापित करते थे, और कहीं पे परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण रखते थे। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारी हुआ करते थे और राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। फ्रेंड्स अगर वे राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सज़ा दी जाती थी। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स कहा कि गांव के इलाके में जो रहने वाले थे, अब उसमें किसान हो सकते हैं, पशु चराने वाले, पशु पालने वाले, शिल्पकार, व्यापारी, इन्हीं से राजा जो है कर इकट्ठा करवाता था। और संदेश वाहक होते थे इनके पास, राजा के पास, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। तो फ्रेंड्स बात ये था कि ये जो संदेश वाहक थे ये भी राजा के ही आदमी हुआ करते थे और इन्हें इसलिए नियुक्त किया जाता था कि राजा के जो कर्मचारी हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर वो कर वसूल रहे हैं तो कर का हिस्सा जो है अपना तिजोरी भरने के लिए तो नहीं रख ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए भी संदेश वाहक को रखा जाता था। इन सब के ऊपर सम्राट होता था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो फ्रेंड्स बात आप देख सकते हैं जैसे कि राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता। तो फ्रेंड्स चूँकि सम्राट है वो और उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है तो वो अकेले तो चला नहीं पाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती थी अपने साम्राज्य पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे।
इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्रा से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रहा था, साम्राज्य, चूँकि ये राज्य नहीं है, ये साम्राज्य है, जो कि एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और इसमें कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत हुआ करते थे, जिनका राज्यपाल राजकुमार नियुक्त करके भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोग जो है स्थानीय परंपरा और वहाँ के नियम, खुद बनाए हुए नियमों का ये लोग पालन करते थे। बात करते हैं प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं उन प्रादेशिक केंद्रों की जहां पर नदियों के मार्ग थे और इन्हीं पर इनका नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश जारी रहता था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो नदियों के किनारे का सीमा क्षेत्र होता था, केवल प्रॉफिट के लिए, यानी कि फ़ायदे के लिए उसे राजा नियंत्रण रखने की कोशिश करता था और वहाँ कर वसूलने का काम करता था। अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक आज़ाद थे, स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बात ये थी कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो तो आज़ाद थे, लेकिन उनसे भी यही उम्मीद रखी जाती थी कि वो भी राजा को कुछ ना कुछ भेंट करें। अब उसमें लकड़ी हो सकती थी, पेड़, मधु हो सकते हैं, मोम हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम नजराने की। तो फ्रेंड्स, नजराना जो होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो फ्रेंड्स, नजराना जो होता था, ये अनियमित रूप से, इसका कोई नियम नहीं होता था और इसे एकत्रित किया जाता था, लेकिन इसमें लोगों की इच्छा होती थी कि जिसको जितनी इच्छा है वो नजराना सम्राट को दे सकता है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि सेल्यूकस जो था, ये एक यूनानी राजा का राजदूत था और मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण उसने अपनी किताब मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है फ्रेंड्स। और उसने अपनी किताब में वही लिखा जो कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाकर देखा था। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखी जो उसने देखा। तो इसमें फ्रेंड्स जाहिर है कि राजा को, यानी कि सम्राट को,
काफ़ी ज़्यादा डर रहता था और काफ़ी ज़्यादा डर होने के कारण से मतलब कि कोई उनकी हत्या न कर दे, इस इस डर के कारण से वे इतने ज़्यादा जो थे अपने आप को हथियारबंद महिलाओं से घेर करके रखते थे, या फिर जो हाथी सवार जो उनके पास अंगरक्षक होते थे वो उनके आसपास चलते थे। उसके अलावा इनके खाने को खाने से पहले नौकर चखा करते थे। और एक एक जगह यानी कि 2 रातें एक ही कमरे में ये नहीं बिताते थे, जिसका मुख्य कारण फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि कहीं सेना में जो सोल्जर हैं या फिर ऐसा कहें कि जो सेना है उसका एक भी सिपाही अगर दुश्मनों के साथ मिल जाए तो हो सकता है कि सम्राट की मौत हो जाए या फिर उसे मारने की कोशिश की जाए। ऐसा डर उन्हें हमेशा बना रहता था। बात करते हैं फ्रेंड्स और पाटलिपुत्रा के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये भी मेगास्थनीज में अपने पुस्तक में लिखी है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? फ्रेंड्स, मैंने तो साफ साफ आपसे कहा कि हो सकता है कि खाने में जहर हो, और खाने में जहर अगर होगा तो राजा की मृत्यु तय है। इसीलिए राजा के खाने को खाने से पहले उसके जो नौकर होते थे उस खाने को चखते थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न है? फ्रेंड्स, आप भी ये बताएं और इसके बारे में लिखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अशोक एक सम्राट। तो फ्रेंड्स, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। फ्रेंड्स, अशोक जो थे इन्होंने, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कलिंग युद्ध जो है और इतिहास में ये पहले ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को छोड़ दिया, त्याग दिया। क्योंकि इन्होंने कलिंग युद्ध जब इन्होंने लड़ा और जीता तो उन्होंने पाया कि बहुत सारी औरतें विधवा हो गईं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। भूमि जो थी यानी कि जो धरती थी वो पूरी की पूरी खून से लहूलुहान पड़ी हुई थी। और ये सारी चीज़ों को देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया फ्रेंड्स। ऐसा इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे कि और फिर वो क्या किए कि गौतम बुद्धा के धर्म बौद्ध धर्म को वो प्रचार प्रसार करने में लग गए। अभिलेख लिखवाना शुरू किए प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ताकि जन जन तक ये संदेश पहुंचाई जा सके। वो धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने की इच्छा रखने लगे। उसके बाद वो शांति स्थापित करने के बारे में सोचने लगे। वो युद्ध के बारे में सोचना बंद कर दिए थे फ्रेंड्स। अशोक का कलिंग वार, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा फ्रेंड्स कि ये कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने पहले ही कहा फ्रेंड्स कि ये एक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया, और ऐसा खून खराबा देख करके फ्रेंड्स और उनका हृदय अचानक बदल गया फ्रेंड्स, और वो जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अब बात करते हैं हम कलिंग युद्ध का वर्णन। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बातें कही हैं। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश की जीता जाता है फ्रेंड्स, जब किसी आज़ाद देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और
श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक ने अपने अभिलेख में ये साफ साफ बताया था फ्रेंड्स। तो मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स कि युद्ध में जो होता था केवल नुकसान होता था। लोग जो हैं अपने सगे संबंधियों को खोते थे, बच्चे अनाथ हो जाते थे, औरतें विधवा हो जाती थी, जिस कारण से और जिस कारण से उन्होंने ये सारे दृश्य को देखकर कलिंग युद्ध के बाद और तब उन्होंने युद्ध त्याग का निश्चय किया फ्रेंड्स। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, उन्होंने शिलालेख धम्म का आरंभ और उसका पालन इसलिए आरंभ किया फ्रेंड्स कि वो दूसरों को तो संदेश दें ही, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी संदेश दें, अपने वंशजों को भी यह संदेश दें कि युद्ध छोड़कर वे धम्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। किसी राज्य को जीतने के बजाय किसी के मन को जीतने की कोशिश करें। इस कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप बताएं और लिखें। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों का मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि अशोक ने धम्म का संदेश आरंभ किया और इसके कर्मकांड के बारे में लोगों को अवगत कराने की कोशिश की, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और व्यवहार मिल सके। और ये काम माता पिता करते हैं फ्रेंड्स। और समस्याएं ये थी कि उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इसलिए ज़्यादातर टकराव पैदा होता रहता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया था कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो फ्रेंड, धम्म की शिक्षा उन्होंने आरंभ की और धम्म की शिक्षा के लिए उन्होंने धम्म महामात्य को नियुक्त किया। वे लोग जगह जगह जा कर के धम्म की शिक्षा देते थे और ये बताते थे कि ये जो धर्मों का झगड़ा है, ये जो टकराव है, इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो एक है ना फ्रेंड्स। तो अगर ईश्वर एक है और जब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा है, तो हम क्यों रखते हैं? तो अशोक ने ऐसे संदेश देने के लिए इन शिलालेखों का सहारा। इसके लिए अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए।
अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। यानी कि जो फ्रेंड्स पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें पढ़कर सुनाने के लिए भी अशोक ने आज्ञा दे रखी थी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। तो फ्रेंड्स अपने घर के लोगों को भी वो धम्म को का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे किए और उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को भी यहाँ तक कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे कि श्रीलंका भेजा है। ये एक उदाहरण है फ्रेंड्स कि वो कितना ज़्यादा मतलब शांति के अनुयायी हो चुके थे और धर्मनिरपेक्ष हो चुके थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मनुष्य की तो चिकित्सा हो ही रही है, जानवरों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था अशोक ने आरंभ कर दी थी। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था फ्रेंड्स? तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं, उनका ये कहना था। मतलब अशोक का कहना था कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थीं जो कि जिनको अशोक जो है मानने के लिए और या फिर उनका चलन में लाने के लिए अनुरोध कर रहे थे, वे क्या थे? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म के प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों की ही बातें गलत हैं। तो फ्रेंड्स अशोक ने ये बातें बताई कि हम जो भगवान की वो चाहे किसी माध्यम से करे, अपने बच्चे के विवाह के अवसर पर करे, अपने बच्चे की बीमारी दूर करने के लिए करे या अपने फैमिली को, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसकी क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा है कि हम जो अपने दास और नौकरियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनसे अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का कहना माने, उन पर दया करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दें फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि अगर मान लेते हैं कि पूजा करने जा रहे हैं और पूजा करते जाने के दौरान रास्ते में एक प्यासा मिल जाए, चाहे वो भिखारी ही हो, अगर उसे प्यास बुझानी है तो हम पहले क्या करेंगे कि जा कर के मंदिर में जल चढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा करने से अच्छा है फ्रेंड्स कि हम उस पहले जो प्यासा है उसकी प्यास बुझाएं, क्योंकि यही जो है इंसानियत है। और फ्रेंड्स यही अशोक का कहना भी था। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो बात यह है कि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे धर्म वाले अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और इसी कारण से दोनों के बीच टकराव बना रहता है। तो फ्रेंड्स किसी का धर्म जो है किसी से ऊपर नहीं है, बल्कि सारे के धर्म बराबर हैं और सबका अपना अपना एक इतिहास है। और फ्रेंड्स इसके लिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बातें अशोक ने हमें बताई हैं और हर किसी धर्म का आदर करना चाहिए, दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने धर्म को बड़ा नहीं बताना चाहिए। वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान तभी पहुंचाया जाता है फ्रेंड्स जब हम लोग दूसरों के धर्म की निंदा कर रहे होते हैं, दूसरों के धर्म को नीचा दिखा रहे होते हैं। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी, दूसरों के धर्म की बेइज्जती, उसका अपमान और उसकी बुराई करने से अच्छा है फ्रेंड्स हम लोग उसके भी धर्म का और अपने धर्म का और सभी के धर्म का आदर करें और उन्हें बराबर का सम्मान दें। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है,
तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप बताएं और लिखें। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं फ्रेंड्स। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम, तमिल, और ये सारे अ लिखे हुए हैं फ्रेंड्स अलग अलग भाषाओं में। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। इसमें ये जो लाल रंग से दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे, और ये जो हरे रंग से दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। और जो थोड़ा मिट्टी के रंग में है फ्रेंड्स, और ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। और ये फ्रेंड्स जो हल्का लाल है, ये मार्ग ईरान के शासकों के नियंत्रण में रखे गए थे फ्रेंड्स। और जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे होंगे, यहाँ आप फ्रेंड्स देख सकते हैं चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इसे आदान प्रदान में भाग लिया है। दक्षिण भारत के पतन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोडुका ढूंढो, और अरिकामेडू का यह रोमन नाम था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा पोडुका, मुजीरिम के ऊपर और मसूलीपट्टनम के नीचे का है फ्रेंड्स ये भाग। और जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानचित्र में इसे ढूंढना है, और ये भारत का ही भाग है फ्रेंड्स, जो कि दक्षिण भारत का एक भाग है। आते हैं फ्रेंड्स आगे की बात। लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कि मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि 2200 साल पहले ही मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, और एक 100 सालों तक चलने वाला राज्य था हिंद यवन राजाओं का ये शासन। और पश्चिमोत्तर और उत्तर और पश्चिमी भारत का नामक एक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित था, जो कि 500 वर्षों तक चला, और फिर गुप्त शासकों से इन्हें पराजय मिली, और शकों के बाद फिर कुषाण आए, इनका शासन स्थापित हुआ। अध्याय 8 में हम लोग कुषाणों के बारे में और अधिक जानेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हिंद यवन सिक्का है। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और जो कि मौर्य वंश का सेनानायक था। शुंगों के बाद कन्नौ वंश आए थे। कुछ और वंशों का नाम तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स दाईं ओर कुषाण का सिक्का बना हुआ है। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि सातवाहन शासकों के साथ पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का भी शासन था। तो शकों का और सातवाहनों के बीच लगातार युद्ध होता था। 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा था फ्रेंड्स। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। और बाईं ओर आप फ्रेंड्स फिर से देख सकते हैं शकों का ये सिक्का है। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले के बीच चोलो, चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया था। 1500 साल पहले फ्रेंड्स पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से फ्रेंड्स पता चलता है। इन सब के अलावा के साथ साथ अनेक ऐसे बदलाव भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री और पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में काफ़ी ज़्यादा प्रगति थी फ्रेंड्स उस समय। और व्यापारियों ने एक तरह
जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर ज़मीन के रास्तों की भी खोज की थी फ्रेंड्स। यानी कि ज़मीन के अंदर और बाहर भी उस समय रास्ते हुआ करते थे उपमहाद्वीपों के अंदर। वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले थे। तो फ्रेंड्स, मंदिर, स्तूपों और अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए आ, तुम इन बातों को ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपसे कहा कि व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी, नए नए रास्तों की खोज हो रही थी, वो चाहे उपमहाद्वीपों के अंदर हो, ज़मीन के बाहर हो, ज़मीन के रास्तों की खोज हुई। उसके अलावा समुद्री रास्तों को भी खोला गया, मंदिर, स्तूप और अन्य इमारतें भी बनाई गई, किताबें भी लिखी गई, वैज्ञानिक खोजें भी हुई। और साथ साथ पुस्तकों के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए हम लोगों को इसके बारे में भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सातवाहन सिक्का है और सातवाहनों के समय में ये चलता था। और इस तरीके से आपने सिक्कों के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स। और हम आगे पढ़ेंगे, नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।